तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द मैजिक आवर में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अरुण खासा। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं बहादुरगढ़ नगर परिषद के वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा जी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप कैसे हो खासा जी? बहुत बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद है। सर, बहादुरगढ़ से बीजेपी पार्टी का एक दो धाड़ में दिख रही थी। अब वो कल आपका बीच में फैसला हो गया, तो किस तरह से देखते हैं इस चीज को? अब बहादुरगढ़ की सीट निश्चित तौर पर भाजपा के खाते में आएगी और दोबारा से यहाँ पर कमल खिलेगा। मेन कंपटीशन किसके साथ देख रहे हैं सर? मेन कंपटीशन तो वैसे राजेश जून के साथ है, क्योंकि जो 3 बार विधायक बना है लगातार, वो यहाँ से नहीं है। वो बाहर रहता है, बाहर का ही आता है। हफ्ते में भाई 2 दिन आ गया, 3 दिन आ गया, 3 घंटे आ गया, 4 घंटे आ गया, उससे ज्यादा रुकता नहीं। उसका चुनाव सारा का सारा भूपेंद्र हुड्डा के नाम से, अपने नाम से कोई काम नहीं गिना सकता, कुछ करता नहीं, कुछ कर नहीं सकता। तो तिकोना मुकाबला है, और तिकोना के मुकाबला तो 6-7 कोना हो रहा है, और जहां भी बहुकोणीय मुकाबला होता है वहां पर भाजपा की जीत होती है। निर्दलीय प्रत्याशी एक और मैदान में है, रमेश दलाल जी, किसान नेता। नहीं, किस तरह से देखते हैं? हम सारे हमारे भाई हैं, अच्छे हैं। आप अपने क्षेत्र में वो भाई फील्ड में कार्य कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का कमल खिलेगा और भाई दिनेश कौशिक विधायक बनेंगे। अब पार्टी एकजुट दिखती है? नहीं, शुरू में होता है, हर जगह होता है, हर पार्टी में होता है। शुरू में भाई मेन भूमिका में कोई था, पार्टी ने कुछ चाहा, भाई ऊपर नीचे के कुछ सिस्टम होते हैं, भाई प्रोटोकॉल होते हैं, भाई किसकी क्या रिपोर्ट जा रही है, कैसे हुआ, भाई उसके आधार पर पार्टी ने जिसको भी प्रत्याशी बना दिया। सारी भारतीय जनता पार्टी एक साथ है और निश्चित तौर पर बहादुरगढ़ में कमल का फूल खिलेगा। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलेक्शन के बाद नरेश कौशिक जी को कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है? नहीं, ये तो पार्टी जाने दी। ये तो हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, शहर के लेवल के हैं। आम जमीन से पार्टी के ऊपरले लेवल में क्या होता है उसके बारे में हमारे को ज्यादा ज्ञान नहीं होता। राजेश जून ने कल अपना नामांकन दाखिल किया, उसमें काफी संख्या में भीड़ दिखी। दिनेश कौशिक जी द्वारा भी कल ही नामांकन दिया गया। राजेश जून का जो काफिला था वो काफी बड़ा था, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, राजीव जैन पुराने नेता हैं अपने क्षेत्र के, और फिर कई चीजें होती हैं, नए पुराने की भी लड़ाई होती है। कई जगह इसको आजकल राजनीति में जातीय तौर पर भी देख लेते हैं। शहर में भाई वहाँ पंजाबी बनिया और अदर इस तरीके के कई समीकरण होते हैं। पुराना नेता है वहां भी, आज मैं सोनीपत में था, निश्चित तौर पर वहां भी कमल खिलेगा। सोनीपत जिले की लगभग हम सभी सीटों को जीतने जा रहे हैं। यहाँ हमारी कुछ सीटों पर मुकाबला है, और कुछ सीटें जैसे झज्जर और बहादुरगढ़, इसको तो हम क्लियर ही जीतने जा रहे हैं, भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। हमारा 1-2 जगह मुकाबला है झज्जर जिले में। 2014 में ये रिकॉर्ड बना था, पहली बार बहादुरगढ़ विधानसभा से किसी नॉन जाट चेहरा विधानसभा पहुंचा था। इस बार आपको क्या माहौल दिख रहा है? ये अब भी जो समीकरण है ना, ज्यादा खोल कर तो चुनाव से पहले बताने नहीं चाहिए। समीकरण भाजपा के और दिनेश कौशिक के फेवर में। राजेश जून को टिकट ना देना, ये आप मानते हैं कांग्रेस पार्टी की बड़ी गलती रहेगी? हाँ, अगर राजेश जून को टिकट मिलता तो शायद हमारा चुनाव लूज हो जाता, मुकाबला और टफ हो जाता। राजेश जून टिकट पर राजेंद्र जून से भारी पड़ते। इस तरह की बातें भी चली कि राजेश जून को बीजेपी की तरफ से ऑफर हुआ था। आप इन बात का खंडन करते हैं या मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में तो पहले से ही काफी कैंडिडेट थे, खुद हम भी लाइन में थे इसमें जी। लेकिन ठीक है, पार्टी ने भाई जहां भरोसा दिलाया। स्वर्गीय चौधरी नफे सिंह राठी जी की धर्मपत्नी मैदान में है, उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? बस वो जैसे भाई नफे सिंह ने अपना ग्राउंड तैयार करा था, उसके आधार पर वो लगातार अपना भाई चुनाव, इन लोग दरअसल हर चीज का समय होता है। नफे सिंह का समय था और लोकदल का, इन लोग का समय था, अब वो समय जा चुका है। हरियाणा में कितनी सीटें बीजेपी टारगेट करके चल रही है?
बीजेपी देखो ये चीजें तो ऊपरले लेवल की है, लेकिन मैं बताता हूँ हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी, तीसरी बार बनेगी। मुख्यमंत्री एक बार फिर से नायब सैनी जी रहेंगे। वो भी पार्टी हाईकमान का फैसला है, जैसे यहाँ फैसला लिया है पार्टी हाईकमान लगे। लेकिन जैसे अमित शाह जी ने बोला है अभी नायब सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो वो नायब सैनी ही चेहरा होंगे। राव इंद्रजीत का अभी कुछ दिन पहले बयान आया था, वो भी सीएम की रेस में अपने आप को खुद अभी भी मान रहे हैं। नहीं, वो पार्टी जो है ना, पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा। राव इंद्रजीत हमारे बहुत ही वरिष्ठ, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वो एक बहुत लंबी सोच के व्यक्ति हैं और उनका बड़ा लंबा तजुर्बा अनुभव है। और जहाँ नायब सैनी की बात है, बड़े मिलनसार, हंसमुख, और जो उन्होंने इस 4 महीने में पार्टी में जो प्रोग्रेस दिखाई है, उसी के दम पर हम आज तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। अगर जब पहले वाला सिस्टम होता तो हो सकता है बात कुछ और होती। जेजेपी पार्टी को किस तरह से देखते हैं आप इस विधानसभा इलेक्शन में? जेजेपी का तो पहले वाला फार्मूला है, अब वही एक हवा में तीर मारने वाली बात है। अगर 90 आदमियों को लड़ाएंगे, उन 90 में जो दूसरी पार्टियों से जो टिकट से वंचित रह गए, उन लोगों में कई बार पार्टी में अनदेखी होकर किसी अच्छे आदमी को टिकट नहीं मिलता और वो किसी निर्दलीय भी जीतने वाला होता है और वो जेजेपी या इन लोगों से चुनाव लड़ जाए, बसपा से लड़ जाए, ऐसा होता रहा कि वो लोग चुनाव जीत के आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने कुलदीप चिकारा जी पर विश्वास जताया है। कुलदीप चिकारा जी को आप कैसे देखते हैं? नहीं, कुलदीप चिकारा एक अच्छे आदमी है, नेक आदमी है भाई, बढ़िया साथी है भाई, सामाजिक आदमी है। लेकिन पार्टी आम आदमी एक चोर चक्कियां की पार्टी हो रही है। इसमें के सारे नेता जेल में पड़े हैं भाई, और भी सारे उल्टे पुल्टे काम है। फिर ये तो कह रहे ना, चोरी सीना चोरी, उल्टे कर्म कर कर सारे जेल में जा रहे हैं और उसके बाद भी फिर अपनी उसकी गलती नहीं मानते। केजरीवाल जी कहते थे अब जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप तय हो जाए उस आदमी ने त्याग पत्र दे देना चाहिए, या आरोप लग भी जाए तो त्याग पत्र दे देना चाहिए। लेकिन वो आदमी तो, उसने हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बना दिया कि मुख्यमंत्री जितने भी आज तक जेल में जाने का नंबर है, वो पहले त्याग पत्र देते, बाद में जेल में जाते हैं। अभी शिबू सोरेन जी के लड़के गए थे, सोरेन जी, तो और भी काफी गए हैं, चौटाला साहब गए हैं, वो तो फिर बाद में गए थे। और भी कई सेंटर के नेताओं ने जाना पड़ा है। एक बार कन्नी मोजी, डी राजा, ए राजा, फलाना, ये भी गए थे, और भी गए हैं सारे। लेकिन केजरीवाल ने तो हद कर दी, वो उस पद को छोड़ने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा घोटाला करने के बाद भी, और ये एक हमारी नजरों में तो एक नक्सली प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसने इस देश में अराजकता फैलानी है। बीजेपी पार्टी ने पिछले विधानसभा में 20 कैंडिडेट जाट कम्युनिटी से उतारे थे। इस बार वो कैंडिडेट 16 है। इस बार 11 ब्राह्मण चेहरों को उतारा गया है मैदान में। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अपना समीकरण बनाते हैं भाई, उन्होंने कैसे करना है, क्या करना है, किस समुदाय से ज्यादा वोटें मिल रही हैं, किससे कम मिल रही हैं, उसके आधार पर वो अपना करते हैं। हमारे लेवल से ऊपर की बात है। आप अब बहादुरगढ़ से बीजेपी एकजुट है और वो जोर शोर से दिनेश कौशिक के साथ लगी हुई। हाँ, बहादुरगढ़ में अभी टिकट लेकर आए जब कुछ साथियों में, कुछ परिवार के साथियों में भी, पूर्व विधायक में भी इस तरह का संतोष था। आज वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक होकर चुनाव लड़ेगी और निश्चित तौर पर बहादुरगढ़ में कमल खिलेगा। बीजेपी के पुराने नेता, जिलाध्यक्ष, पुराने जिलाध्यक्ष, विधायक जी, दिनेश कौशिक जी, आप सब एक मंच पर दिखेंगे? हमें सब एक मंच पर दिखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे बहादुरगढ़ से बीजेपी के नेता, वाइस चेयरमैन श्री पालेराम शर्मा जी। आगे आपको बहादुरगढ़ से जुड़ी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे आपको तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।